For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा ताकत रहना चाहिए इस क्लास में। रीजन ये है कि बहुत पैसे वाली बात करने वाले हैं। हाँ जी, और इसी सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2006 में कितना गरीब था। अभी का तो नहीं बता सकता अब कितना गरीब हूं, लेकिन जब एक समय आएगा जब मैं आपको इसी में डिपॉजिटरी सिस्टम बताऊंगा तो उस समय 2006 का अपना जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वगैरह है वो आपसे शेयर करूंगा। वो सिर्फ आप देखेंगे और भूल जाएंगे, इसी पर्पस के लिए रहेगा। एक और रिक्वेस्ट है, इस सब्जेक्ट में जो भी आप टर्मिनल वगैरह देखेंगे, कुछ चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरा पर्सनल है, तो बस उसको सिर्फ देखने का काम, उसमें से कहीं भी कुछ नोटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, हो सकता है आपका इरादा ऐसा ना हो, लेकिन इसमें कोड कुछ लिखे हुए रहते हैं। अगर वो कोड किसी भी तरह से आप अपने फोन में या किसी और जगह डालते हैं तो हर जगह आपको पता है स्पाईवेयर और अलग अलग तरह से काम करते हैं जो उन कोड को पहचानते हैं कि इन कोड का इस तरह से क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप चीजों को देखिए, और मैं गुड फेथ में ही आपको चीजों को दिखला रहा हूं ताकि आप सीख सकें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हर एक चीज जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है। क्या मार्केट है, कैसे ट्रेड होता है, क्या है सिक्योरिटीज। मैंने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, और यही एक पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट जो है वो बुरा आता है, पहली बात। दूसरी बात, हाईएस्ट रिजल्ट, हाईएस्ट जो है वो मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आता है। दोनों ही चीज है। मैं आपको प्रीवियस स्टूडेंट्स का मार्क्स भी दिखलाऊंगा, उनके टेस्टिमोनियल भी सुनाऊंगा, सब कुछ आपको दिखलाऊंगा कि कैसे इसमें 84, 86, 76 ऐसे मार्क्स आते हैं, और इसमें मार्क्स जो है वो कैसे बच्चे ज्यादा फेल भी करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें बहुत छोटा छोटा एस्पेक्ट है। समझ लिया तो बेड़ा पार, नहीं तो बेड़ा गर्क, बस इतने का ही डिफरेंस है। चलिए शुरू करें इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट का नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दो पार्ट में आपका ये सब्जेक्ट बचा हुआ। एज यूजुअल जब भी हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का कंप्लीट जो है हम जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं। रीजन ये है कि भले दोस्त को समझने में चूक हो जाए, लेकिन दुश्मन को समझने में चूक, और सब्जेक्ट से जो है वो दोस्ती मत कीजिए, दुश्मनी कीजिए। और कहते हैं ना कि दुश्मनी लोग बड़े शिद्दत से निभाते हैं। आज के समय में दोस्ती शिद्दत से निभाए ना निभाए, लेकिन दुश्मनी बड़े शिद्दत से निभाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप सोचते हैं कि कब मौका मिले कि उससे क्या ले ले बदला। तो जब आप इसको दुश्मन की तरह ट्रीट कीजिएगा तो होगा ये कि आपको पता रहेगा कि किस समय किस तरह से इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। पता चला कि दुश्मन जो है वो बहुत जो है वो मरा हुआ सा है। मान लीजिए कि पता चला कि मैंने कुछ बोला नहीं, तो दुश्मन मान लीजिए वैसा है, उस दुश्मन को अगर ढंग से फूंक दें तो सफिशियंट है। लेकिन अब उस दुश्मन के लिए आप जो है वो रॉकेट लॉन्चर लेके जा रहे हैं, तो मुझे बताइए जहां पे ताकतवर बंदा रॉकेट लॉन्चर लेकर के होगा वहां लठ से काम चलेगा, लेकिन इस दुश्मन के लिए तो लठ भी क्या है, काफी है। मैंने बोला फूंक काफी है, यहां पे तो क्या है, लठ। तो इसीलिए कैसा दुश्मन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा इसको पूरा समझते हैं कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनते रहिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम लोग फ्रेम करेंगे इस इंट्रोडक्शन में, ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट है क्या। जैसे आप इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन सेंस तो पता है कि किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। जीआईजीएल पढ़ रहे हैं, सेंस पता है। इसका सेंस उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें बड़े सारे चीज एक साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे। कहा कि ये सब्जेक्ट दो पार्ट में है, एक का नाम है सीएमएसएल और एक का नाम है कैपिटल मार्केट, और एक का नाम। ये सब्जेक्ट आपका जो एग्जाम में 3 घंटे का है, इसका जो है वो मार्क्स जो है वो 100 है, और ये पेपर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। जैसे जीआईजीएल कितने पार्ट में बटा हुआ है, जीआईजीएल में एक ही पार्ट है, यानी कि पूरे के पूरे जो आपके सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स के होंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, कहीं नहीं बोला हुआ है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। लेकिन यही बात जब हम करते हैं सेटिंग अप इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का, तो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। उसमें इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में से कौन सा कितने मार्क्स का होगा ये नहीं पता, लेकिन वो टोटल 40 का होगा। और सेटिंग अप वाले में से कौन सा कितने मार्क्स का होगा नहीं है पता, लेकिन वो 60 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट कितने मार्क्स के लिए,
40 मार्क्स के लिए और सिक्योरिटी लॉ कितने मार्क्स के लिए? ये आपका 60 मार्क्स के लिए। ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू है या दोनों है? कहा दोनों है। 20% जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव, और 80% क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलिए, एमसीक्यू बोलिए, और 80% आपका सब्जेक्टिव या क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव। यानी कि दोनों जगह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा एमसीक्यू कहां रेज हो सकते हैं, और दूसरा उस चीज को हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि ये टेक्निकल पेपर है, इसीलिए इस पेपर में याद रखिएगा शुरू से ही इसमें आपको एमसीक्यू के साथ खुद चलना है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है। अगर समझा हुआ रहा, एक एमसीक्यू नहीं छूटेगा, हर एक एमसीक्यू आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा, लेकिन समझा हुआ बहुत अच्छे से ये पेपर होना चाहिए। और इस पेपर में अगर आप गायब हैं या ये उम्मीद करते हैं कि एक क्लास किया नहीं किया फिर अगली क्लास में आ गए और हम कैच कर लेंगे, तो गलत सोचते हैं। क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है कि कैसे एक के बाद दूसरा चीज है। ये एक टॉपिक वाइज तो अलग अलग होगा, लेकिन जब आप अगले टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो पिछले टॉपिक से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। और अभी जब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो यहां पे यही समझाऊंगा कि किस चैप्टर को कैसे लेकर के चलना है, ये मेरे ऊपर छोड़िए। आपको बस ओवरऑल ये पूरा का पूरा पेपर क्या करना रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना रहेगा। 40 मार्क्स का हमारा जो कैपिटल मार्केट है, इसका ये सिलेबस है। क्या इसमें लिखा है, कैसे लिखा है, बताता हूं। और ये जो 60 मार्क्स का इसमें इतने, अगर हम ये देखें कि चैप्टर के अकॉर्डिंग तो कितने चैप्टर निकल के आए? 18। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आईसीएसआई के जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब इसको पढ़ते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम जो है वो यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत जरूरी है आज की क्लास आपके लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हम यूनिट नहीं बनाते हैं। हम जो है बेसिकली जो लगता है अगले से कनेक्टेड है उसको पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? यूनिट बनाएंगे। और जब यूनिट बनाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि किस समय किस यूनिट को हम लेकर के चलेंगे। जैसे मतलब क्या है यूनिट बनाने का, वो देखिए। यहां हमने लिखा है 1 to 7, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्ट 1 स्टार्ट करूंगा या पार्ट 2। जैसे अभी आप इंडस्ट्रियल लेबर लॉ किस पार्ट में है और मैंने स्टार्ट किया, जीआईजीएल में तो कोई पार्ट ही नहीं बना हुआ है, तो जो भी पढ़ रहे हैं वो एक ही बात हो गया। लेकिन इसमें ना पार्ट 1 पहले खत्म होगा ना पहले पार्ट 2। पार्ट 2 हो सकता है स्टार्ट करें और उसके बाद उसके एक चैप्टर के बाद दूसरा पार्ट 1 का रहे, फिर पार्ट 1 के एक के बाद हमें किसमें जाना पड़े? पार्ट 2 में। क्योंकि इन्होंने कनेक्टिविटी इस तरह से करके रखी है कि अगर हम एक चैप्टर उठा करके चलेंगे तो आप मुझ पे लुटाना शुरू करेंगे कि सर अभी तक तो इतना अच्छा चल रहा था, ये सब्जेक्ट तो आपने कहा टेक्निकल है, मजेदार है, ये है, लेकिन फिर इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसका जिस तरह से कनेक्टिविटी है उसको उसी तरह से क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। जैसे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा स्टार्ट जो होगा वो होगा यहां से, बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट से स्टार्ट तो हम यहां से करेंगे। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, इसमें जो है पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जैसे ही बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट का जो है ये 3 हम करेंगे, उसी बीच में हमें इसको लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं अभी आपको जैसे ही समझाऊंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको लग जाएगा कि ये इंटरमीडिएट्स क्यों इसमें हम शुरू करेंगे। इसके बाद जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज का ये जो है वो सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया एक यहां पे दिया हुआ है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट यहां पे दिया हुआ है आपका। इसके बाद इस तरफ जब जाएंगे तो बचे हुए इस तरफ दिए, जैसे डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी स्टॉक एक्सचेंज यूनिट में ही मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि 2 उधर था और एक क्या आ गया? इस तरफ आ गया। और भी इसमें लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये जो है वो स्टॉक एक्सचेंज यूनिट में ही पढ़ाऊंगा। यानी देखिए 2 चैप्टर उधर के और 2 चैप्टर क्या हो गए? इधर के। आपको लेकिन ये पता नहीं चलना है। क्यों पता नहीं चलना है? क्योंकि जैसे मैं पीपीटी और बाकी चीज लेकर के जाता हूं, वो चारों का क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन। आप तक जो नोट्स पहुंचेगा, जो आप तक बुक पहुंचेगा, वो चैप्टर वाइज ही रहेगा। लेकिन आप जब पूरा पीपीटी राउंड से गुजर जाएंगे इन 4-5 चैप्टर के, तब आप हाथ लगाएंगे किसको? तब हम लोग हाथ लगाएंगे उस अपने जो है वो नोट्स को। ऐसे ही जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इसमें आईपीओ, तो आईपीओ में जो है वो कुछ पोर्शन इधर से चलना पड़ेगा और कुछ पोर्शन के लिए कहां आना पड़ेगा हमें? पार्ट ए में। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि पार्ट ए और पार्ट 2 या पार्ट 1 या पार्ट 2 आप भूल जाइए।
कंप्लीट आपका क्या है, एक सिलेबस है। जब भी मैं कोई यूनिट स्टार्ट करूंगा तो हमेशा आपको बता दूंगा कि अब जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है, और उसमें इन चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। कि ये 5 चैप्टर एक साथ हमारे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन बोला कि स्टॉक एक्सचेंज खत्म, 4 चैप्टर एक साथ खत्म हो गया। जैसे ही हमारा पब्लिक इशू मैनेजमेंट खत्म हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने कहा कि म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो एक साथ चलता रहेगा। तो जो भी ऐसा सेगमेंट हम शुरू करेंगे उससे पहले आपको हर बार दिखला करके करूंगा कि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5 चैप्टर एक साथ खत्म होंगे। पहले आप सारे चीजों को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, और तब लास्ट में जाकर के हम उसको क्या कर लेंगे, टिक लगा लेंगे कि हमारे ये चैप्टर क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अगर हम बात करें यहां पे कि शुरुआत किस चीज से करेंगे, तो कहां से हम शुरुआत करेंगे, बेसिस ऑफ। और अभी देखिएगा जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे जिस दिन मेरा पहला स्लाइड खत्म हो जाएगा, पहला स्लाइड, उस दिन आपके सिलेबस का 80% खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा सर फिर से बोलिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जिस दिन मेरा पहला स्लाइड क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्लाइड खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके सिलेबस का जो है वो 80% क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसका राज बस थोड़ी देर में खुल जाएगा। नहीं बच्चे, एक सिंपल स्लाइड है, लेकिन उस स्लाइड पे जितनी भी चैप्टर का कंट्रीब्यूशन होगा वो चैप्टर आपके इतने सारे होंगे कि अगर वो पूरा खत्म, एक एक करके उस पर टिक लगता जाएगा, बार बार वो स्लाइड निकलेगा कि देखिए क्यों हमने ये पढ़ना शुरू किया था और कैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी वहां पहुंचूंगा और आपको दिखलाऊंगा भी। पहले ओवरऑल समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, ताकि जब हम पढ़ना शुरू करें तो आपको एक सेंस रहे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट की, एक बात हमारे दिमाग में जरूर आता है और वो होता है शेयर। नहीं आता है? अब हम आपको यह बताएंगे कि ये वर्ड सिर्फ शेयर्स ही क्यों आता है और क्या और कोई चीज जो है इस दायरे में नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट बना है अभी और 100 मार्क्स का प्रोफेशनल में भी, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे इकोनॉमी में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, और बिजनेस में या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे या क्या करेंगे, कोई ना कोई जो है वो आपको प्रोडक्ट बनाएंगे। यही 2 काम होता है, या तो कोई प्रोडक्ट बनेगा या क्या होगा, सर्विस होगा। कहा कि ये दोनों में से अगर कोई भी एक काम होते हैं तो ऐसे केस में एक वो हो गया जो इन कामों को करेंगे, दूसरे वो हो गए जिनके पास आइडल पैसे हैं, वो चाहते हैं कि उनके पैसे और क्या हो जाएं, इंक्रीज कर जाए। तो कहा गया कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे जिन लोगों के पास आइडिया है और बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों तक उनके पैसे पहुंचे जिनके पास पैसे आइडल हैं। आइडल का मतलब है कि आपके सेविंग का ये पैसा है, आपके यूज के बाद का ये क्या है, पैसा है, और आप चाहते हैं कि ये पैसा और क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बताइए पैसे कब बढ़ेंगे, जब पैसे आप ऐसे जगह लगाते हैं जहां लगाने से वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, आप तक भी पहुंचेगा। अब इस पूरे के पूरे इसी स्टेटमेंट पे सारा कहानी टिका हुआ है। अगर कंपनी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी को कोई काम शुरू करना है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने कहा कि हमारे में इन्वेस्टमेंट करो, तो लोगों ने कहा हम करने को क्या है, तैयार है। मुझे एक चीज बताइए, हो सकता है कि कंपनी मैनिपुलेट करे, आपको पूरा इंफॉर्मेशन ना दे, आपको बताया ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की और आपसे पैसे ले लिया, आपको इतनी समझ नहीं। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं जरूरी नहीं कि वो सीए में या एमबीए किया हुआ है, बहुत पैसे हैं दुकानदार के पास लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। तो कहा ऐसे केस में हमारे इन चीजों को देखेगा कौन, तो देखने के लिए एक बॉडी बनाया गया है और उसका नाम क्या पड़ा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चैप्टर हमें पढ़ना है, यहां पे दिया हुआ है कि उस चैप्टर देखिए, यहां पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहा गया कि सेबी जो है वो बिल्कुल हमारा ध्यान रखेगी और सेबी कहती है कि आपको पब्लिक के बीच में जाकर के पैसे लेना है, बोला गया कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा मुंह उठा के नहीं आ जाएगा कि भाई हमें जो है वो कंपनी में जो है ये बिजनेस शुरू करना है, आओ और आप लोग पैसे लगाओ। सेबी ने यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है और कहा है कि अगर कोई कंपनी
मार्केट में आकर के लोगों से फंड रेज करना चाहता है, मैं कंपनी लॉ के कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर कभी बात कर रहा हूं तो सिर्फ वही कंपनी जो पब्लिक के बीच में जाकर के पैसे लगा रही है, मेरा जुरिडिक्शन वहां है। और अगर कोई कंपनी ने पब्लिक इशू नहीं किया, वो पब्लिक से पैसे नहीं ली है, तो ऐसे केस में सिर्फ जुरिडिक्शन कंपनी लॉ का रहेगा। जैसे ही कोई कंपनी ने पब्लिक के बीच में पैसे ले लिए, हमारे और आपके बीच में आकर के क्या मांगी है, पैसे मांगी है, लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब यह नहीं कि कोई कंपनी ने अपने डायरेक्टर से, अपने रिलेटिव से अगर पैसा लिया है तो यह चीज एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक के बीच में गया हो, कहा कि पब्लिक के बीच में गया हो, पब्लिक से पैसे लेने जा रहे, हम ये तो देख लें कि ये कंपनी जो है वो चीज है या चाइनीज है, इनका उतना जो है वो स्टेटस है, यानी कि इन लोगों के पैसे लेकर के भाग न जाए। अगर लोगों को ऑफर कर रही है तो लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट देगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि वो कंपनी क्या क्या काम करती है। अब कहा गया कि ये ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम कहीं प्रोस्पेक्टस है, कहीं एवरेज प्रोस्पेक्टस है, कहीं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, कहीं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, कहीं डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, कहीं सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, कहीं लेटर ऑफ ऑफर है, कहीं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है। ये सब क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? सबके बारे में सेबी ने बोला कि ये अलग अलग चीज है, अलग अलग जगह इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कहा कि अगर हमने कंपनी में पैसे लगाए और हमारे पैसे जो है वो डूब गए, तो कहा कि डूब गए आपकी किस्मत है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करेंगे। सेबी ये नहीं बोलती है कि जाइए और इस कंपनी में पैसा लगा दीजिए। सेबी का बस इतना ही काम है कि टू मेक द पीपल अवेयर। अगर कहीं पे कोई कहता है कि हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, तो सेबी कहती है हर बात उनको बताओ कि आपकी कंपनी पहले कितने घोटाले कर चुकी है, आपके कंपनी के ऊपर कितने तरह के केसेस चल रहे हैं, आपके कंपनी के डायरेक्टर कितने होनहार हैं। भाई पढ़े लिखे सीए, सीएस, आईआईएम से पढ़े हुए हैं या बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस किया हुआ है? कोई किए हैं तो माइंड मत कीजिएगा, कीजिएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर वो होनहार है तो ही कंपनी क्या होगा, अगर होनहार है तभी ना कंपनी को चला पाएगा। कह रहे हैं कि ये सारी बातें आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए, और लेट द पब्लिक टू थिंक वेदर दे हैव टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट, उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन सेबी ने यह भी कहा कि पब्लिक के पैसे आपने ले लिए, आपने जो पैसे लगा दिए, अब कल के डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे पे क्या हो, रिटर्न आए, तो सबसे जरूरी बात है कि आपने पैसे जो लगाए आपको पता तो चले कि आपके चीज की कीमत आज के डेट में क्या है। अगर आपने इंफोसिस का 100 रुपए का शेयर लिया है, भाई लिया था उस समय 100 रुपए का था ना, अब कितने का है, और अगर हमें इसे बेचना है तो हम कैसे बेचे, टोकरी में शेयर सर्टिफिकेट लें और गली गली आवाज मारे इंफोसिस के शेयर ले लो, एसबीआई के शेयर ले लो, 2 के साथ 1 फ्री ले लो, ताजा ताजा शेयर ले लो, ऐसे ही करेंगे? कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होता, क्योंकि कंपनी के पास बताइए पैसे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। जैसे आपने शेयर लिया, अब उनको क्या मतलब है आपके शेयर का प्राइस क्या है, या आपके शेयर्स पे लिक्विडिटी है या नहीं। लिक्विडिटी का मतलब है कि बेचना है, कैसे बेचें। सेबी ने बोला कि बेचने का इंतजाम करो। कहा कैसे बेचने का इंतजाम करेंगे? कहा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी शेयर्स आपने लिस्ट किए हैं, उन सबके लिए एक मार्केट तैयार करो। और वहां से कॉन्सेप्ट आया स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का नाम सेकेंडरी मार्केट भी है। बोला गया कि एक मार्केट, एक मंडी तैयार करो जहां पे खरीदार भी आएंगे और बेचने वाले भी, बायर और सेलर दोनों आएंगे। जरा सोचिए, आपको अगर आज पता है कि किस जगह सब्जी मिलता है तो आप वहां चले जाते हैं, और जिसने सब्जी उगाई है वो भी वहां पहुंच जाता है। आप दोनों को पता है मार्केट, इसीलिए तो पहुंचे। लेकिन जरा सोचिए, जब गली मोहल्ले में हमारा सब्जी वाला जो है वो आता है, अगर हम घर में बैठे हुए हैं और हमें सब्जी चाहिए, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ना कि कोई हमारे मोहल्ले में आए। और अगर जो है वो कोई गली मोहल्ले में घूम घूम करके बेच रहा है, तो उसे भी इंतजार करना पड़ेगा कि ऊपर से कोई हमें आवाज दे कि रुको भैया हमें सब्जी दे देना। मुझे बताइए लिक्विडिटी कम हुई या नहीं हुई? लेकिन यही अगर मार्केट रहेगा तो आपके लिए भी कन्वीनियंट है, बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए। सेबी बिल्कुल मां बाप की तरह जो है वो इन्वेस्टर का ख्याल रख रहे हैं। यानी कि जैसे जो है वो मां बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते, ठीक वैसे ही सेबी अपने इन्वेस्टर का ख्याल रख रही है और कह रही है कि आपके लिए मार्केट हम तैयार करके देंगे। और साफ साफ कंपनी को बोला, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में जाकर के क्या करें, शेयर्स इशू करके उनसे क्या ले, फंड लें, और उस फंड से हम क्या करें, बिजनेस चलाएं, तो आपको उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करना पड़ेगा।
क्या मतलब है लिस्ट करने का और लिस्ट करने से क्या होता है, सब इसी का पार्ट है जो हमें पढ़ना है। कोई भी कंपनी मुंह उठा के आएगा और वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा, नहीं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज कैसे बन सकता है। आप जो नाम सुनते हैं एनएससी, बीएससी, और आप जो हमेशा सुनते हैं कि आज जो है वो एनएससी का जो है वो कंपनी में जो इतने पॉइंट का उछाल आया, इतने पॉइंट क्या हो गया, नीचे चला गया, कहा गया कि ये सब डिटरमाइन होता कैसे है। यहां पे जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, सारे वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए जैसे यहां निफ्टी लिखा हुआ है, सेंसेक्स लिखा हुआ है, आखिर ये सब चीज है क्या, कैसे ये सब डिटरमाइन होता है। सेबी ने कहा सबका जवाब हम देंगे, और सिर्फ वही यहां पे लिस्ट हो सकते हैं जिसने पब्लिक के बीच में शेयर क्या किया है, इशू किया है। और यहां लिस्ट होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। भला बताइए कोई लिस्ट होना चाहेगा? लेकिन सेबी ने बोला अगर पब्लिक के बीच में जाकर के पैसे चाहिए तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। और ये इतना आसान सा चीज है कि अगर आप यहां पे लिस्ट हैं तो आपको अगर इस कंपनी के शेयर्स को बेचना है तो कुछ नहीं करना है, एक क्लिक आप करेंगे। ये देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया, आप देखिए यहां पे बाय और सेल जैसा चीज ऊपर में दिख रहा है, बाय इन्फोसिस, सेल इन्फोसिस। अगर मुझे बाय करना है, मैंने क्लिक किया यहां पे। अब यहां पे आप अपना प्राइस डालिए कि किस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं और कितने शेयर्स यहां पे जो है आप क्वांटिटी डालिए खरीदना चाहते हैं। जो आप यहां पे डालेंगे उतने आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना, ये सब बताऊंगा, सब आएगा, लेकिन मेरा कहने का सेंस बस इतना ही है कि आखिर ये सब चीज कैसे पॉसिबल है कि इस समय यहां खड़े खड़े जब चाहे हम अपने कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते। इसी को तो लिक्विडिटी बोलते हैं। कहा यह तभी पॉसिबल हुआ जब सेबी ने सब पे डंडा चलाया और बोला कि अगर आपको जो है वो शेयर इशू करना है तो आपको जो है वो लिस्ट करना ही पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, अदरवाइज आपको ये नहीं दिखेगा। यानी कि जितने भी तरह के चीज हो रहे हैं उन सबको देखने के लिए कौन है, सेबी। अगर मान लीजिए कंपनी शेयर इशू करती है तो इसका मतलब बीच में भी कुछ लोग होंगे जो आप तक क्या करेंगे, कंपनी के शेयर पहुंचाएंगे। उन्होंने बोला कि कौन से पर्सन मार्केट में इन्वॉल्व रहेगा, जिसको इंटरमीडियरीज कहते हैं, ये सब डिटरमाइन कौन करेंगे, सारा डिटरमाइन सेबी करेंगे। तो सेबी ने यहां के लिए सारे के सारे क्या बनाए हुए हैं, रूल बनाए हुए हैं। अब हमारा बेसिकली तरीका यह है कि हम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे डील करें, कैसे उन चीजों में जाए। कहा ये सारे गाइडलाइन किसके द्वारा इश्यूज हैं, सेबी के द्वारा इशू किए गए हैं। तो अब इन्हीं चीजों को हम उस क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे ताकि हम उसको क्या कर सकें, कोरिलेट कर सकें। तो देखिए आज के बाद चाहे हम पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में हैं, आपके लिए क्या रहेगा वो इररिलेवेंट। हाँ, जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा मैं हर बार आपको यहां लाला करके सिलेबस पे क्या लगवाऊंगा, टिक लगाऊंगा कि देखिए अभी जो हमने पढ़ा तो हमारा ये खत्म हो गया, और साथ में हमारा जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज भी खत्म हो गया, और साथ में हमारा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही बंच ऑफ जो है वो चैप्टर से मिलकर के एक हमारा क्या बनेगा, यूनिट जो है वो तैयार होगा। फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा स्ट्रैटेजी क्या, जैसे हमने पहले रखा था, सबसे पहले चीजों को समझिएगा बहुत अच्छे से। इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए आपको सीएस बनना है, ये एक ऐसा मार्केट है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अब हम लोग इन कर रहे हैं जिसमें बहुत कम एक्सपर्ट हैं। यानी कि जैसे मैं आपको ईबीसीएल में बताऊंगा, फेमा में एक्सपर्ट की कमी है ही नहीं कोई। ढूंढने के लिए जाइए तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, तभी तो मोनोपोली चल रही है। यहां पे देखिए कंपनी को शेयर इशू करना है, कौन कंप्लायंस ऑफिसर बने, कौन शेयर इशू करा है, सारा पेपर कटिंग सब कुछ आपको दिखलाऊंगा कि कैसे कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर होता है और वही सारे पब्लिक इशू को संभालता है। और अगर एक आपने ढंग से पब्लिक इशू को सक्सेसफुल कर दिया तो मिनिमम जो है वो एक BMW या एक फेरारी मिलना है कंपनी से। यानी इतनी बड़ी बात होती है। जोमैटो का आप सोच करके देखिए, जो कंपनी 15,000 करोड़ का इशू ला रही है, उस इशू को संभालने वाले को क्या मिला होगा, जोमैटो की तरफ से 2 बर्गर 2 पिज्जा नहीं कुछ। लेकिन हां एक बात और है, नींदें खराब हो जाती है 6 महीने तक। अगर आपकी शादी हो गई है, कांग्रेचुलेशन, आपकी दूसरी शादी होने वाली है। रीजन ये डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि आप जब निकलते हैं घर से तो सब सोए रहेंगे और आप जब तक आएंगे तब तक सब लोग
सो चुके रहेंगे। आप सोचेंगे कि सुबह जल्दी और काम करना रहेगा तो एक रात बाहर रह जाते हैं। एक रात अगर बाहर रह गए तो फिर तो भाई इस रात की सुबह नहीं, फिर तो अगले दिन आप आएंगे तो फिर आने की जगह नहीं। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने तक आपके जो है वो नींद उड़ी रहेगी। इतना बड़ा ये प्रोसेस होता है, सारा कुछ आपको यहां पे जानना रहेगा। तो ये ऐसा एरिया है जिस एरिया में बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो हमें चीजों को समझना रहेगा बिल्कुल क्लियरली। रेज ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे उसी टॉपिक पे आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट पूछ सकता है, किस फॉर्म में पूछ सकता है, ये सारा चीज हमें क्या करना रहेगा, इसी जगह समझना रहेगा। क्योंकि अगर वहां पे आपने जो है वो अपने दिमाग को ये चीज नहीं बताया कि भाई यहां पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता, तो यकीन मानिए अगर उस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर जो है वो दिक्कत होने लगेगी। तो जो भी टॉपिक हम जैसे पढ़ते हैं हर जगह जैसे रुक करके क्या देखते हैं कि यहां एमसीक्यू इस तरह से हो सकता है, यहां पे ये भी देखना रहेगा कि शॉर्ट नोट्स और कमेंट जैसा चीज कैसे लिखेंगे। क्योंकि यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन केस लॉ पे नहीं आते हैं, उसे कहते हैं सिचुएशनल केस लॉ। सिचुएशन बेस्ड केस बड़े सारे आते हैं, और सिचुएशन बेस्ड केस का मतलब हुआ प्रोविजन के जो है वो एप्लीकेशन को पूछते हैं। ये हुआ सिचुएशन बेस्ड। जैसे मैं आपको जेआईजीएल में या मैं आपको जब जो है वो आईएलएल में पढ़ाता हूं तो वो जो है वो केस लॉ बेस्ड ऑन केस है। इसमें जो है वो केस लॉ बेस्ड ऑन केस नहीं होते हैं ज्यादा, इसमें होते हैं केस लॉ बेस्ड ऑन सिचुएशंस। एक सिचुएशन दे दिया और बताया कि बताइए इस सिचुएशन में क्या करना रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको प्रोविजन पे पकड़ होगी और बिल्कुल सही तरीके से चीजों को क्या किए रहेंगे, समझे रहेंगे। राइटिंग स्किल एंड असेसमेंट जैसे हमारा चल रहा है एज इट इज उसी प्रोसेस से चलेगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सिर्फ क्लास नोट्स और बुक, यही 2 चीज आप पढ़ेंगे, कहीं भी कोई और चीज नहीं। सिर्फ जो चीज मैं आपको दूंगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टडी मटेरियल कब कैसे पढ़ना है, किस समय करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ेंगे। प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन, और तब लास्ट में हम लोग करेंगे बात कि कहां पे ज्यादा फोकस और कहां पे कम। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेटजी किस सब्जेक्ट के लिए, सीएमएसएल के लिए। अब बात आती है हल्ला बोल करने की, कि हम जो हमला करने जा रहे हैं वो पहला हमला कहां से कर रहे हैं, बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट। और अब यहां चीजों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम लोग ऑफिशियली अपने जो है वो सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, यहां पे एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कहानी आपको सुनना है। 10-15 मिनट तक एकदम धीरे धीरे सांस लेकर के चीजों को क्या करते रहिए, सिर्फ उतना सांस लीजिए जितने से सांस रुके नहीं, जी सके। ध्यान से सुनिएगा, एकदम कहानी जैसे अंदाज में चलेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी हमारे देश का क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें कि या तो देश में सामान बनता है या क्या बनता है, सर्विस, यही 2 चीज है। लेकिन सामान बनाने वाले जो लोग हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, अगर कोई सामान ना बनाए तो क्या लोगों तक सामान पहुंचेगा, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड ना करे तो हम तक आप तक सर्विस पहुंचेगा। लेकिन ये सामान और सर्विस बनाने वाले जो लोग हैं, उनको वो सामान बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो बिजनेस करना है उसके लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। कहा ये जो पैसे चाहिए, ये पैसे आपके जो है वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं। किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, किसी को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए। कहा कि ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की बात करते हैं तो कहा गया कि ये जब रेज होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के हम किसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। एक जो छोटा सा एस्पेक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट, जनरल टॉपिक पर भी आते हैं। देखिए वहां से कैसे हम लोग सिक्योरिटी लॉ पे पहुंचेंगे। अगर हम कहीं मार्केट की बात करते हैं तो मुझे बताइए मार्केट में आपको मिलता क्या है, अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, राइट। तो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलता है, या कहिए प्रोडक्ट के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, मार्केट। यहां पे बायर भी है और कौन है, सेलर भी है। ठीक है, सुनिएगा जरा ध्यान से। अब अगर मान लीजिए कि किसी को जो है वो रिबॉक का टी शर्ट खरीदना है, मान लीजिए मेरे मन में इच्छा हुई गरीब आदमी को कि रिबॉक का क्या किया जाए। वैसे मैं समझ रहा हूं कि सर आप पे बिल्कुल गंदा सा लगेगा, आप पे सूट नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए कि मेरी क्या हो गई
नहीं, मतलब टी शर्ट वगैरह मैं कम पहनता, तो मान लीजिए आपको लगेगा कि सर उसके लिए थोड़ा भी अच्छा होना चाहिए, तो क्या लगेगा? अच्छा, तो अब जो है मैं गया क्या लेने के लिए, रिबॉक का, मार्केट में मिलेगा, हाँ या ना? मैं मार्केट में गया और मार्केट में मैंने जो है वो दुकानदार को बोला और दवा के दुकान पे गया। हाँ जी अर्जुन पंडित सुन रहे हैं? किस दुकान पे गया? दवा के दुकान पे। और मेडिसिन शॉप पे जाकर के, केमिस्ट के दुकान पे जाकर के मैं बोला कि भैया एक रिबॉक का टी शर्ट देना। आप लोगों से पूछा हूं मैं कि कहां जाऊं, तो आपने बोला ना मार्केट। तो क्या मार्केट में नहीं है ये केमिस्ट की दुकान? पहले हाँ या ना बोलिए, मार्केट में ये केमिस्ट की दुकान या ये जो है वो अंतरिक्ष में है? आप ही से मैं पूछा कि रिबॉक का टी शर्ट खरीदना है, कहां जाओ? आपने बोला मार्केट जाओ। सर मार्केट में मिलेगा। मैं गया मार्केट, केमिस्ट का दुकान था, मैंने उससे बोला कि भैया मुझे जो है वो एक टी शर्ट देना और ये टी शर्ट जो है वो रिबॉक का देना। वो भी कुछ नहीं बोला, भीतर गया, आया, वहां से एक दवा का जो है वो स्ट्रिप दिया और बोला मेरे तरफ से खा लेना मेंटल इलनेस के लिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे, जा। कैसी बेइज्जती खराब की मेरी। मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था, मैंने उससे जो है वो टी शर्ट मांगा और वो कैसा सरकास्टिक मुझे आंसर दिया। क्या सही था उसका ट्रीटमेंट? और जबकि मैं आप लोगों से पूछ करके गया था कि मुझे टी शर्ट खरीदना है, मैं कहां जाऊं, तो आप लोगों ने क्या बोला था? तो मुझे बताइए ये मार्केट में था या कहीं और में गया था? तो इसका मतलब आपको अपना आंसर बदलना चाहिए या नहीं कि मैंने आपसे पूछा? कहां जाना चाहिए था? सही मार्केट में जाना चाहिए था। इसका मतलब मार्केट में नहीं, अगर ध्यान से सुनिएगा मैं वर्ड क्या यूज करता हूं यहां, अगर रेलिवेंट मार्केट बोलूं तो ये परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर मैं रिबॉक के दुकान पे गया, कपड़े के दुकान पे गया और वहां जाकर के बोलूंगा, कपड़े का दुकान भी है मार्केट में, दवाई की दुकान भी कहां है, सब्जी की दुकान भी कहां है, ये सब जो है वो ध्यान से समझिए, जैसा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में जाते हैं। इसीलिए हम मार्केट वर्ड यूज नहीं करके कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हमें सामान या प्रोडक्ट कहां मिलता है? नॉट इन मार्केट, बट कहां पे? और ये रेलिवेंट मार्केट का मतलब हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग, हमेशा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए मुझे खरीदना है टी शर्ट, तो रेलिवेंट मार्केट हो गया टेक्सटाइल शॉप। अगर दवा खरीदना है तो भी वो टेक्सटाइल शॉप, तब इसका मतलब केमिस्ट शॉप हो गया। यही अगर सब्जी खरीदना है तो सब्जी मंडी जाऊंगा। इसका मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्या होगा हमारा? जो भी है, ग्रोसरी शॉप कहिए, सब्जी मंडी कहिए, जो भी कह दीजिए, तो हम वहां पे जो है वो जाएंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में मेडिसिन भी हो गया, प्रोडक्ट्स में क्लोथ्स भी हो गया, प्रोडक्ट्स में जो है वो वेजिटेबल भी हो गया, प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स भी हो गया और प्रोडक्ट्स में जो है वो मोबाइल भी हो गया। इन सारे चीजों के लिए हमारा मार्केट क्या होगा? रेलिवेंट सा मार्केट होगा। अब आप कहिएगा सर अगर मार्केट में जाएंगे तो और कौन सी बात होगी? अगर हम क्या है, बायर हैं, अगर हम वहां पे पहुंचे हैं दुकान में, मान लीजिए कि अब सही दुकान में पहुंच गए, जो दुकान शोरूम है रिबॉक का, वहां पे देखा कि एक पुतले पे टी शर्ट टंगा हुआ है, पुतला नहीं बना रहता है, स्टेचू, वो जो है वो टी शर्ट, तो डमी जो भी है, तो वो पुतला जो है वो पहन करके तैयार है टी शर्ट। अब वो देखा और बोला कि यही वाला चाहिए, उसने बोला बिल्कुल मिलेगा। अब वो गया और बोला कि भाई देख लो यही वाला, इनको क्या करो, दे दो। उसने बोला 2000 रुपए, मैंने दिए कि है 2000 रुपए। अब देखिए बायर ने उसको पैसे दिए और वो आकर के कहता है कि ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो कह रहा है कि ये जो है वो अवेलेबल स्टॉक में नहीं है। मैंने बोला है तो स्टेच्यू पे उतार और दे मुझे। वो बोलता है नहीं, ये डिस्प्ले का है, ये कभी भी वहां से नहीं हटेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे दे रहा हूं, उतार और दे। अब देखिए क्या मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या उसका विलिंगनेस है? तो इसका मतलब सेलर में क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर सेलर में विलिंगनेस नहीं है तो ऐसे केस में जो है वो सामान मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बायर में जो है वो विलिंगनेस है, मुफ्त में दे दे तो ट्रक का ट्रक ले जाऊं। तो बायर में तो जबरदस्त विलिंगनेस है, लेकिन बायर का विलिंगनेस काम नहीं करता। अब मैं दुकान में गया हूं, वहां पे दुनिया भर का वो है, मैंने पूछा कि एक टी शर्ट चाहिए, बोलता है एक नहीं एक ट्रक लदवा दूंगा, पैसे दो। निकाला, सारा जेब देखा, इधर उधर सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद जो है वो 1000 रुपए निकले। गरीब आदमी सारे जेब, जितने भी बैग वैलेट सब निकाल दिया। कितने हुए? 2000 का टी शर्ट था। विलिंगनेस है?
जबरदस्त है। 5-5 टी शर्ट का विलिंगनेस है, एक साथ पहन लूं, गर्मी में भी अगर मुफ्त में कोई दे दे। लेकिन जब उसको देने के लिए बोला तो वो कहता है पैसे दीजिए। बेचने वाले में विलिंगनेस है या नहीं? जबरदस्त विलिंगनेस है, बोलता पैसे दो 5 ट्रक पहुंचवा दूं। इस बार मेरे में पोटेंशियल नहीं थी, तो इसका मतलब बायर में क्या होना चाहिए? कैपेसिटी या पोटेंशियल टू बाय। तो यहां पे अगर मैं बायर बोलूं तो बायर के केस में क्या चाहिए? पोटेंशियल। और सेलर में? ये बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या सिक्योरिटीज लॉ में टी शर्ट, भिंडी, दवाई यही बेचेंगे? अब जरा इसको लेकर के आते हैं कहां पे? इसको लेकर के हम लोग आते हैं अपने सिक्योरिटीज लॉ में, कैसे ये कोरिलेट होता है। हम अगर कहें कि हमें जो है वो खरीदना है टी शर्ट, इसका तो रेलिवेंट मार्केट का नाम क्या हुआ? गारमेंट शॉप। अगर हमने कहा हमें मेडिसिन खरीदना है, एकदम ध्यान से समझिएगा, मेडिसिन खरीदना है, तो कौन सा हुआ रेलिवेंट मार्केट? केमिस्ट शॉप हो गया। ठीक वैसे ही जो हम यहां पे रेलिवेंट मार्केट कह रहे हैं, यहां पे जो सिक्योरिटीज और जो बाकी चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हमारा है, ये फाइनेंशियल इन नेचर है। ये कैसे चीज है? फाइनेंशियल। जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, इसी को सिक्योरिटीज लॉ में जो है वो सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट नाम से बुलाते हैं, जिसके नाम ध्यान से सुनिएगा, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंसेस शेयर, बॉन्ड, ये सब है। यानी जिस चीज को हमने जनरल वर्ड में क्या बोला? प्रोडक्ट्स, उसी को यहां पे क्या बोला गया? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। जो नाम हम कह रहे हैं कि भिंडी, मेडिसिन, मोबाइल, वही नाम यहां पे क्या हो गया? शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंसेस शेयर्स, बॉन्ड, अलग अलग तरह के वारंट और भी तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, ये सारे के सारे चीज किस नेचर के हैं? फाइनेंशियल इन नेचर। क्यों है फाइनेंशियल इन नेचर? क्योंकि इसके जरिए आप फंड रेज करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इन नेचर। कंपनी जो है वो इशू करती है शेयर्स और बदले में क्या लेती है? पैसे। तो इसीलिए बोला है कि ये फाइनेंशियल इन नेचर है। तो जब ये फाइनेंशियल इन नेचर है तो इसका मतलब है जिस वर्ड को, रेलिवेंट मार्केट को आपने कौन सा वर्ड बोला था? आपने रेलिवेंट मार्केट में टी शर्ट के लिए बोला था कौन सा शॉप? आपने जो है वो दवा के लिए कौन सा शॉप बोला? ऐसे ही अब अगर हम बात करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए जो फाइनेंशियल इन नेचर है, इसके लिए जो रेलिवेंट मार्केट होगा उसका नाम क्या होगा? कहा गया इसका नाम ही होगा फाइनेंशियल मार्केट। तो इस फाइनेंशियल मार्केट में आप जाएंगे और इस फाइनेंशियल मार्केट में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप फंड रेज करेंगे। जो चीज आप कहते हैं बायर और जिसको आप क्या कह देते हैं? सेलर। तो ये जो वर्ड बायर और सेलर आप यूज करते हैं, इसी को इन्होंने कहा कि सेलर हो गए वो जो प्रोडक्ट क्या करते हैं? बेचते हैं। तो कहा कि यहां सेलर वर्ड यूज मत कीजिए सिक्योरिटीज लॉ में, इसको बोलिए इशूअर। सेलर का काम टू सेल है, इशूअर का काम टू इशू है। और ये इशू करने वाले कंपनी हो गए जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को क्या करेंगे? इशू करेंगे। वही प्रोडक्ट का नाम सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें शेयर्स है, डिवेंचर है। तो कंपनी अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी? इशू करेगी। बायर को बोला गया कि इसे बायर नहीं बोल करके इसे कह दीजिए इन्वेस्टर। क्या कह दीजिए? तो बायर का काम है टू बाय, इन्वेस्टर का काम हो गया टू इन्वेस्ट। तो ये जो इन्वेस्ट करेंगे वो किसमें करेंगे? तो सेलर ने, यानी कि जो आपके इशूअर हैं, उन्होंने जो इशू किया है क्या चीज? अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये बेसिकली क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए यही जो नॉर्मल मार्केट है, इसी से हम किसमें पहुंच गए? अपने फाइनेंशियल मार्केट में पहुंच गए। और जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं उसी को यहां सिक्योरिटीज और क्या कहा जाता है? तो यही आपका चैप्टर है, सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं। तो अब यहां पे एक और बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि कंपनी को जरूरत थी किस चीज की? एकदम ध्यान हटाए रखिए, सुनते रहिएगा सिर्फ। कंपनी को जरूरत थी पैसे की, क्योंकि हमें चलाना था पूरे देश का इकोनॉमी। पूरे देश का इकोनॉमी तब चलेगा जब कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास क्या हो? किसी न किसी के पास आइडिया हो प्रोडक्ट का और सर्विस प्रोवाइड करने का। दो ही तरह की चीज की रिक्वायरमेंट है। किसी भी देश का जीडीपी जो है वो इन्हीं दोनों चीजों पे, कि उस देश में कितना सामान बना और कितने तरह का सर्विस क्या किया गया? प्रोवाइड किया गया। इसी से पूरा देश चलना है। कहा कि ये कंपनी बनाएगी क्या चीज? सामान। और क्या बनाएगी?
सर्विस प्रोवाइड करेगी। कहा लेकिन ये पैसे कहां से लाएंगे, पैसे तो इनके पास है नहीं। पैसे कहा तो है किनके पास, कहा कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। तो कहा जिनके पास पैसे हैं उन्हीं लोगों से हम क्या करेंगे, पैसे जो है वो लेंगे और किनको प्रोवाइड करेंगे, कंपनी को प्रोवाइड करें। कहा कि लेकिन इसके लिए तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और याद रखिए एकदम ध्यान से, जब भी कोई सिस्टम बनता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत चीजों को कनेक्ट करेगा। यही स्लाइड है जिसके खत्म होने पे आपका 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो मैंने बोला पहला स्लाइड। तो कुछ यहां बात है, इसलिए बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। अब कहा कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट, और दूसरी तरफ यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस पैसे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके पास अपने सेविंग के पैसे हैं। ये पैसे क्या करना चाहते हैं, ये पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं कंपनी के पास, या तो प्रोडक्ट देना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं। कहा कि अगर ऐसा है तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम का सबसे पहले होता है एक पर्पस। तो कहा गया कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम का नाम क्या पड़ा, फाइनेंशियल सिस्टम। याद रखिएगा ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है, लेकिन इसी से यहां सारे चैप्टर के नाम अभी आपको दिखलाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम उससे सिक्योरिटीज लॉ में जाकर के अलग अलग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा पर्पस तो था फाइनेंशियल नीड को क्या करना, पूरा करना। तो जो हमारा फाइनेंशियल नीड को पूरा करने का पर्पस था, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक फाइनेंशियल सिस्टम। और जब भी कोई सिस्टम बनता है, देखिए वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, सिस्टम। तो सिस्टम जब भी बनेगा तो बहुत सारे चीजों से क्या होगा, मिलकर के बनेगा, बड़े सारे कंपोनेंट से क्या होगा, मिलकर के बनेगा। कहा गया इस फाइनेंशियल सिस्टम के बड़े सारे कंपोनेंट, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 कंपोनेंट है। जैसे यहां पे पढ़ाई कराया जा रहा है तो ये एक सिस्टम यहां बना हुआ है। इस सिस्टम का एक पार्ट मैं हूं जो पढ़ाने का काम करता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे रहने से क्लास नहीं होगी। देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए अलग लोग बने हुए हैं, वो टेक्निकल पर्सन हो गए। मैं पढ़ाने के लिए एकेडमिक पर्सन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हो गए, जो बाकी चीजों को देखने के लिए, आपके पैसे वसूली, बाकी चीजों के लिए बुक पहुंचे, इनके लिए अलग है। इसका मतलब ये सारे के सारे लोग जो है वो क्या है, ये सारे के सारे लोग बताइए इस सिस्टम का पार्ट हुए या नहीं। यहां पे पर्पस एक ही है कि आप क्लास करें और मैं आप तक क्लास पहुंचाऊं, यही है इस सिस्टम का पर्पस। लेकिन इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई या नहीं। ठीक वैसे ही यहां पे फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कौन कौन सा। कहा कि ये आपस में मिलेंगे कहां पे, कहा कि ये आपस में मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। यानी कि एक हो गया मार्केट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, जिसको हम सिक्योरिटीज एंड क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग तरह के शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इनको इशू करके। और कहा इंटरमीडियरीज, कहा कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोगों के पास आइडल पैसे हैं। तो मान लीजिए कंपनी ने आपको कहा कि हम आपको शेयर इशू करेंगे, आपने कहा ठीक है। आप अपने जेब से जो है वो नोटों की गड्डी निकालेंगे, उस पर रबर लगाएंगे, यूं कस के उछालेंगे, कंपनी वहां पे बैठी है शानदार स्टाइल में, क्या करेगी, कैच करेगी, वहां से शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी और उसमें जो फूंक लगाएगी, रगड़ेगी, ऐसे करके फेंकेगी और आप तक जो है वो शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? कहा कि नहीं, इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की रिक्वायरमेंट है। और वो लोग जो ना शेयर इशू कर रहे हैं, जो ना शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस उनका काम क्या है, कंपनी के द्वारा इशू किए गए इंस्ट्रूमेंट को इन्वेस्टर तक पहुंचाना और इन्वेस्टर्स के पैसे को कहां पहुंचाना, कंपनी तक पहुंचाना। उन सारे जो है लोगों को क्या कहेंगे। और ये आपका एक चैप्टर है इंटरमीडियरीज, कि कौन कौन से लोग इंटरमीडियरीज होंगे। करेंगे बात मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए इस फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट क्या निकला, इंटरमीडियरीज। एक कंपोनेंट कौन निकला, फाइनेंशियल मार्केट। एक कंपोनेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट, जिसको सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो आपका एक चैप्टर। कहा कि अगली बात, पैसे लगाने वाले कौन कौन से लोग होंगे, वो मेजर कंपोनेंट हुआ या नहीं। का सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ, इंटरमीडियरीज तैयार है कि मैं तैयार हूं, बोलो किसका चीज किसको पहुंचाना है। मेरे को पहले पता तो कर लो किसने पैसे लगाने हैं। तो ये जो है वो है पार्टिसिपेंट ऑफ व्हाट। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो इस मार्केट में क्या लगाएंगे,
अब ये लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। मतलब बैंक, एकदम ध्यान से, जो बैंक है, जो आपका एनबीएफसी है, और भी तरह के जो आपके जो है वो एजेंसीज है, जिनका काम ही है कि पैसे से क्या बनाना, पैसा बन। जैसे बैंक आलू प्याज गोभी बेचती है, तो इनका पैसा कैसे बढ़ता है? ये पैसे ही लोगों को देते हैं और बदले में उनसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। इसका मतलब इनका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का है और इन्वेस्टमेंट को क्या कराना, बढ़ाना। कहा कि ये लोग जब पैसे लगाएंगे, यही लोग कहलाए पार्टिसिपेंट ऑफ व्हाट। हम और आप, जोमेटो का शेयर इशू हुआ था, जोमेटो का पब्लिक इशू आया था, हमने आपने उसमें पैसे लगाया, इसका मतलब इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं या नहीं? कहा कि इंडिविजुअल में भी बड़े लोग हैं, रिटेल जो छोटा छोटा पैसा लगाएंगे, और कुछ इसमें मालदार असामी हो सकते हैं। कहा मालदार असामी का मतलब तो जो ज्यादा पैसे लगाएंगे, आसान शब्दों में। कहा कि वो सब लोग किस कैटेगरी में आएंगे? अब देखिए, ये जो है आपका फिर बना इसी चैप्टर का पार्ट। तो ये जो है वो 4 कंपोनेंट में से सबसे पहला कंपोनेंट कौन है? फाइनेंशियल मार्केट। तो मार्केट में होता क्या है? बायर और सेलर मिलते हैं, और क्या इशू किया जाता है? कोई ना कोई सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। भला मार्केट में कोई जाएगा तो इसका मतलब अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए गया है। तो मुझे एक चीज बताइए, इन जनरल आपका फाइनेंशियल नीड अगर होता है तो उसमें कहा गया कि 2 बातें हैं। ये नीड या तो शॉर्ट टर्म होगा या क्या होगा? कहा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो हमने बोला, लेकिन शॉर्ट का मतलब कितना शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब कितना लॉन्ग। रीजन ये है कि हो सकता है कि किसी के लिए 5 साल भी जो है वो छोटा समय हो, और किसी के लिए जो है वो 1 दिन भी जो है वो क्या हो, बड़ा समय हो। नहीं कहते हैं कि अगर मुश्किल की घड़ी हो तो 1 दिन भी जो है वो पहाड़ जैसा लगता है, और अगर अच्छे वक्त हो तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया है, कब गुजर गया है। जब तक एग्जाम नहीं नजदीक आ रहा, पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे गुजर रहे हैं, और जब नजदीक आ जाएगा तो फिर वही होगा, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। लगेगा कि ये अब कैसे बीतेगा, एक एक दिन क्या पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। तो यहां पे कहा गया कि शॉर्ट और लॉन्ग को कैसे डिफाइन करें। तो मुझे एक चीज बताइए, कंपनी का फाइनेंशियल नीड शॉर्ट और लॉन्ग कैसे हो सकता है? कहा कि हो सकता है कि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे लेगी, उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीदेगी, चीजों को बनाएगी, और बनाने के बाद क्या करेगी, बनाने के बाद जो है वो प्रोडक्ट बनाएगी और बेच देगी। हो गया फाइनेंशियल नीड पूरा। ध्यान से सुनिएगा, कहा फाइनेंशियल नीड पूरा होने का मतलब है जिससे आपने पैसे लिए हैं उसके सारे हिसाब सूद समेत आप क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। यानी एक एक पैसा आप क्या करेंगे, उनका वापस कर देंगे, तो माना जाएगा कि आपका फाइनेंशियल नीड क्या हो गया है, पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं किसी दिन वैलेट लाना भूल गया, आप कहिएगा सर वो दिन बस आ जाए, आपको तरसा ना दूं पैसे के लिए तो बताइएगा। मान लीजिए कि मैं क्या हुआ, वैलेट लाना भूल गया। अब मैंने बोला कि मानसी मुझे 200 रुपया देंगे, मैं वैलेट भूल गया। अब कह रहे हैं क्या करना है 200 रुपए का, तो मैं बोला कि मुझे घर जाना है। तो बोले तो 200 रुपए में कौन घर जाता है, ये लीजिए 10 रुपए, यहां से जो है वो ई रिक्शा कीजिएगा, और ई रिक्शा भी क्यों, यहां से पैदल जाइए, और मेट्रो में जो 40-50 रुपए लगेंगे। मैंने बोला सब जोड़ जाड़ के मैं बोल रहा हूं 200 लगेंगे। उन्होंने बोला ठीक है 200 रुपए, अब मुझे वापस कब कीजिएगा। मैंने बोला बस अगले ही दिन। तो बोला अगले दिन तो आपकी क्लास ही नहीं होती। मैंने बोला ठीक है, उसके अगले दिन, जिस दिन मेरी अगली क्लास रहेगी उस दिन मैं दे दूंगा। इन्होंने बोला ठीक है, ये रहे 200 रुपए, और आप मुझे 220 रुपए जो है वो ला करके टोटल दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब एग्रीमेंट हो गया किसके अकॉर्डिंग, कि मैं उनको इंटरेस्ट के साथ पैसे कितना दूंगा, लेकिन कब, 2 दिन का समय दिया। तो यहां पे मेरा नीड जो है वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है। क्यों मैंने बोला नीड 2 दिन में पूरा हो रहा है, क्योंकि जिनसे मैंने पैसे लिए उनके साथ मेरा हिसाब किताब बराबर जब हो जाएगा तो बोलेंगे पैसे का नीड क्या हो गया है, और जब तक मैं उनका पैसा सूद समेत वापस ना कर दूं तब तक हिसाब किताब बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। तो इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल नीड कितने दिन में पूरा हुआ है, ठीक है। और ये जगह क्या है, क्लास हमारा, ठीक है। और सुनिए, फिर कह रहे हैं कि अगर मुझे अब पैसे की रिक्वायरमेंट, मैंने इनको कहा कि आप मुझे जो है वो 200 रुपए दीजिए, और ये 200 रुपए अब मैंने इनसे जो लिए वो लिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन
हर साल मैं इनको जो है वो इंटरेस्ट का जो है वो 10% यानी कि 20 रुपया दे देता हूं, लेकिन इनके सारे पैसे मैं कब चुकाऊंगा? पहले साल में 20 रुपया दूंगा, दूसरे साल में 20 रुपया दूंगा, फिर साल के लास्ट में 200 रुपये दे दूंगा। अब मेरा फाइनेंशियल नीड कब पूरा होगा? जब इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दूंगा। पैसे देना तो मैंने पहले साल ही शुरू कर दिया, लेकिन मेरा फाइनेंशियल नीड जो है वो 2 साल का था। ये कैसे डिटरमाइन हुआ है? मेरा फाइनेंशियल नीड जो है वो 2 साल के लिए ये डिटरमाइन जो है वो इस तरीके से हुआ है कि मैं इनको सारे पैसे कब चुकता कर देता हूं? 2 साल के बाद चुकता कर देता हूं। ठीक वैसे ही कंपनी जिनसे भी पैसा ली है उनका सारा हिसाब जिस दिन चुकता करेगी वो उनका क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल नीड। तो कहा कि अगर ये आप 1 साल से कम दिनों के लिए लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 साल से कम दिनों के लिए, तो इसका मतलब है आप फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? मनी मार्केट है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के 2 सेगमेंट हो गए, एक मनी मार्केट और आपने कहा कि शॉर्ट टर्म, तो कहा शॉर्ट टर्म का मतलब कितना शॉर्ट? तो बोला 1 साल नहीं पूरा होना चाहिए। 1 साल से कम दिनों के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वो बोला जाएगा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जिस मार्केट से पूरा करते उसका नाम क्या है? मनी मार्केट। अगर आपका रिक्वायरमेंट 1 साल या उससे क्या है, याद रखिएगा 1 साल या उससे, तो इसका मतलब ये आपका कैसा रिक्वायरमेंट है? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट किस मार्केट में पूरा होगा? ये जिस मार्केट में पूरा होगा उसका नाम क्या है? और मुझे बताइए, मार्केट में बिना प्रोडक्ट के कोई नीड पूरा होगा? इसका मतलब है कि मनी मार्केट में जब जाएंगे तो मनी मार्केट के जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी कंपनी? इशू करेगी। और कैपिटल मार्केट में कोई कैपिटल मार्केट के जैसा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी? ये चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अभी हमने जाना नहीं है, जानेंगे। लेकिन जरा सोचिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने मानसी से पैसा लिया पहली बार 2 दिन के लिए, तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म? इसका मतलब मैं और मानसी किस मार्केट में थे? और जब मैंने उनसे 2 साल के लिए पैसा लिया, उतना ही पैसा तो लिया था, तो किस मार्केट में? क्या इंसान में कोई अंतर था? तो ये क्लास है आपका। ये कब से मनी मार्केट और कब से कैपिटल मार्केट हो गया? हम ही और ये हैं। इस जगह 2 दिन के लिए पैसा लिया तो आप कह रहे मनी मार्केट में है। उसी चेयर पे वो बैठे हैं खरगोश वाला ड्रेस पहन के, मैं इसी चेयर पे यहां पे हूं, और मैं जो है वो उनके पास पहुंचा और कितने दिन के लिए लिया? जो है खरगोश गिलहरी जो हो। अब मैंने इनसे जो है वो 2 साल के लिए पैसा लिया, तो इसका मतलब है कि क्या जगह बदल गया? अरे भाई उसी चेयर पे वो विराजमान है, एकदम चिपक के बैठे हैं, एसेट लायबिलिटी सब लेकर के। अगर ऐसा है तो दोनों ही केस में वो इसी जगह बैठे हैं। क्या उन्होंने बोर्ड टांगा हुआ था मनी मार्केट मनी मार्केट, और अब बोर्ड टांगे हुए कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट? कहा नहीं, ये एक वर्चुअल सेंस है। कहीं भी ऐसा, जैसे आप जाएंगे तो लिखा रहता है आजादपुर मंडी में पधारने के लिए धन्यवाद, या जनकपुरी मार्केट में आपका क्या है? स्वागत है। कहा ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं होता है। मैं और मानसी वही शख्स हैं। पहले हम लोग किस मार्केट में थे? अगर यही 2 साल या 1 साल या उससे ज्यादा दिनों के लिए तो किस मार्केट में है? कंपनी को जो बिजनेस करना है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का करना है, पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन का करना है। बनाने में ही 5-5 साल का समय लगेगा, तो पैसा कब चुकता कर पाएंगे? जब भाई 5 साल बाद प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में बेचना शुरू करेंगे, पेइंग कैपेसिटी आएगा, तभी हम क्या करेंगे? पे करेंगे। तो ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, ये एक सेंस है। सही में कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं होता है मनी मार्केट का, और सही में कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं होता है किस चीज का? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन मनी मार्केट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोफेशनल में है। तो हमें जो जानना है वो कौन सा मार्केट? और देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट एंड, तो देखिए उसका एक पार्ट तो आप यहां पे पहुंचे हैं कि ये है कैपिटल मार्केट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में मैंने बोला हमारा कितने दिन का नीड पूरा होगा? कौन सा नीड? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म का मतलब कितना? 1 साल से ज्यादा बोलेगा तो मुक्का मार दूंगा। 1 साल और उससे ज्यादा। 1 साल भी है तो किस मार्केट में हम हैं? तो भी हम किस में हैं? कैपिटल मार्केट में। अब जरा सुनिए, 1 साल या उससे ज्यादा, अगर मैं कंपनी हूं, मैं बैंक में गया और बोला कि मुझे जो है वो 2 करोड़ रुपए चाहिए, और बैंक दे देता है, इसका मतलब मैं कैपिटल मार्केट में गया या मनी मार्केट?
बैंक से मैंने 2 साल के लिए कर्ज लिया 2 करोड़ रुपया, तो मैं कैपिटल मार्केट में हूं या मनी मार्केट में? मैं इस बार जो है वो बजाज फिनसर्व के पास गया जो कि एनबीएफसी है, उससे बोला कि मुझे 2 करोड़ रुपए 2 साल के लिए चाहिए। किस मार्केट में हूं मैं? जो है वो आपके कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, हो सकता है अभी आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सेक्शन 73 से लेकर के सेक्शन 76 पब्लिक डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, मुझे भी आता है थोड़ा बहुत कंपनी लॉ। अब जो है वो पहुंचा वहां पे और लोगों को आमंत्रण किया कि आइए और मेरे कंपनी में क्या कीजिए, और ये पैसे 3 साल के लिए आप लगाइए। मान लीजिए अगर मैंने ऐसा बोला तो ऐसे केस में जो है मैं किस मार्केट में हूं? ये सब कैपिटल मार्केट ही तो है। क्या मैंने यहां पे कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू किया है? कोई इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया। बैंक से कर्ज लिया, गिरवी कुछ रखा, बैंक ने कर्ज दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, कुछ प्लांट मशीनरी गिरवी रखा, उसने दिया। मैं पब्लिक के बीच में गया, कुछ भी गिरवी नहीं रखा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड अमाउंट होता है। पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक डिपॉजिट के अकॉर्डिंग पैसा दिया। ये जो है कहलाता है अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड। और दूसरा तरीका है कि मैंने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू किए। इंस्ट्रूमेंट का ही नाम क्या है? सिक्योरिटीज। जिसका सिक्योरिटीज मार्केट तो वो हो गया, सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स को कहते हैं, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, बॉन्ड, वारंट, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट सिनोनिम्स हैं, उनके ये सब एग्जांपल हो गए। अगर मैं जो है वो अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज करता हूं, तो इसका मतलब मैं कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हूं? सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कैपिटल मार्केट का मतलब है मेरा फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का है? 1 साल या ज्यादा। तो 5 साल के लिए बैंक से कर्ज लिया, तो मैं सिक्योरिटीज मार्केट में हूं या अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग? लेकिन कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हूं? अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड। पब्लिक के बीच में पब्लिक डिपॉजिट के लिए 3 साल का रिक्वेस्ट दिया, अब अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड 5 साल का डिवेंचर इशू किया सिक्योरिटीज मार्केट में। अगर मैंने प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया 10 साल के लिए, इसका मतलब देखिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो मैं किस मार्केट में चला गया? अब फिर ये जो अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये है आप कंपनी लॉ में 73 से 76 तक पढ़ते हैं, बैंक से लोन लेना। हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है? सिक्योरिटीज मार्केट। अब इस सिक्योरिटीज मार्केट में कंपनी को पैसे की क्या हुई? रिक्वायरमेंट। कंपनी को ये रिक्वायरमेंट एक बार होगी या बार बार? क्या कंपनी को बस पूरे जीवन में एक ही बार पैसे की जरूरत होगी? नहीं। तो कहा गया कि कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी जो है वो फंड रेज करने के लिए जिस मार्केट में जाती है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एकदम 5 मिनट बस यहां पूरा ध्यान लगाए रखिएगा, क्योंकि इससे पूरा का पूरा चीज निकल के आ जाएगा कि हम किस चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और कैसे ये आपका जो है वो, मैंने बोला कि 80% इसी जो है वो आपके स्लाइड में जो है वो टिका हुआ, ये आपको क्लियर होगा। अगर हमें पैसे चाहिए, कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी जो है वो जब जब पैसे की जरूरत होगी, कंपनी जिस मार्केट में जाएगी उसका नाम क्या है? कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर, घबराइएगा नहीं, ये सब पढ़ाऊंगा, इक्विटी शेयर होता क्या है, कैसे इशू करते, सब आएगा। जितना आपको आता है देखिएगा, उसके बाद और क्या क्या करते हैं। तो ये जो है हमारा 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया। क्या कंपनी को फिर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फिर इसी मार्केट में आएंगे। लेकिन याद कीजिए, जिन लोगों ने ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख शेयर जो हमारे इशू किए गए, कहा गया कि इन 1 लाख शेयर्स को हम जो है वो लोगों को लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो कहा कि आप समझ लीजिए कि ये जो प्राइमरी मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट आप समझ लीजिए फैक्ट्री की तरह है। किसकी तरह है? फैक्ट्री की तरह है। रिबॉक नाम के कंपनी को टी शर्ट बनाना है। क्या बनाना है? अगर रिबॉक नाम के कंपनी को टी शर्ट बनाना है तो ये टी शर्ट बनाने के लिए कहां पे टी शर्ट बनाएंगे? फैक्ट्री में। पहली बार बनाया 1000 टी शर्ट। अगर उन्होंने 1000 टी शर्ट वहां बना लिया तो वहां पे क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया।
अगर मैन्युफैक्चरिंग किया तो वो वहीं से बिक जाएगा या उसे उठा करके शोरूम में लगाना पड़ेगा? तो वो टी शर्ट शोरूम में आएगा डिस्प्ले पे, जो पुतला मैंने बोला, और तब वहां पे लोग उसे खरीदेंगे। तो इसका मतलब बनाने का काम कहां पे हुआ? फैक्ट्री में। और जितने भी प्रोडक्ट बने, ये जो 1000 पीस बने, इसको उठा करके कहां लाया? इसको आप लाए शोरूम में, और शोरूम में इसको आप क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं, जहां पे इसे क्या किया जा रहा है? ट्रेड किया जा रहा है। यानी अगर ये 1000 टी शर्ट आपके बिक गए, उसके बाद रिबॉक कंपनी बंद, अब ताला लगा देंगे, टाटा गुड बाय, तो क्या करेंगे? अब और डिमांड आया, अब 2000 टी शर्ट बनाना है, इस बार तो शोरूम में ही बना लेंगे, क्यों? दूसरी बार तो कहीं बना सकते हैं। बोला नहीं, फिर 2000 टी शर्ट बनाना है तो कहां बनेगा? फिर फैक्ट्री में 2000 बनाए, और इस बार जो ये 2000 टी शर्ट है तो फिर फैक्ट्री से ही बिक जाएंगे। फिर कहां आएगा ये? फिर डिस्प्ले होगा, और फिर क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह से कहा गया कि कंपनी जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, कोई भी शेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, तो हमेशा किस मार्केट में? कहा कि यही जो फैक्ट्री है इसका नाम क्या दिया? यहां पे इशू करेगी। अभी 1 लाख शेयर इशू की है। कहा कि इस 1 लाख शेयर को जिन लोगों ने खरीदा है उन्हें पता होना चाहिए कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो कहा कि जितने भी शेयर इशू किए हैं उन सारे शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हमने डिस्प्ले बोला, उसको ये कहते हैं लिस्ट करना। क्या करना? उस 1 लाख को यहां पे क्या कीजिए? लिस्ट कीजिए, और वहां पे उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। आपने जब इशू किया था उस समय प्राइस जो है वो कुछ और था, पॉसिबल। यहां पे आपने जब इशू किया था तो उसके प्राइस मान लीजिए, चलिए लाइन एक बार शायद कटा है इसलिए जो है वो वाईफाई के रूम से जितने बार भी कंपनी अभी जो हम लोग देख रहे थे, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इंफोसिस के कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, अगर वो 1 लाख शेयर इशू करेंगे तो उन्हें 1 लाख शेयर को क्या करना पड़ेगा? और तभी वो दिखेगा जो हमें दिख रहा था। अब जो प्राइस दिख रहा है उस प्राइस पे लोग उसे क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। अगली बार किसी को और खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। जैसे जोमेटो ने शेयर इशू किया, जोमेटो ने जो शेयर इशू किया वो पब्लिक इशू था, यानी कि प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने, एकदम ध्यान से, जिन लोगों ने उस समय नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीद पाए? या तो पार्टिसिपेट नहीं किया, या किया तो था लेकिन ओवर सब्सक्राइब हो गया था, और हमें क्या वो अब खरीदेंगे तो किनसे खरीदेंगे? कहा जिन लोगों ने पहले खरीदे हुए हैं उनसे आप खरीद सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले खरीदे थे वो बेचेंगे कैसे? तो कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में वो चीजें क्या हो गई है? लिस्ट हो गई है, प्राइस दिख रहा है, और वो क्या हो जाएगा? आप बेचेंगे तो वो ट्रेड हो जाएगा। कहा कि अगर कोई भी चीज हम प्राइमरी मार्केट में खरीदते तो इसका मतलब है कि जैसे किसान ने जो है वो चावल, दाल, सब्जी, कोई भी चीज उगाया, आपने वहां से जाकर के खेतों से ले लिया तो वो क्या कहलाया? प्राइमरी मार्केट। अब वो आप रिलायंस फ्रेश से जाकर के लेते हैं, तो रिलायंस फ्रेश वहां से जाकर के ले लिया था, और अब आप जाकर के रिलायंस फ्रेश से ले रहे, तो ये क्या कहलाया? सेकेंडरी मार्केट। तो कहा गया कंपनी जब जब शेयर इशू करेगी वो हमेशा किस मार्केट में करेगी? और जब जब इशू करेगी तो हर बार उस इंस्ट्रूमेंट को सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा, और उसकी वहां पे क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। तो यहां पे आपके इस प्राइमरी मार्केट के लिए 4 चैप्टर और सेकेंडरी मार्केट के लिए 5 चैप्टर दिए हुए हैं। एक चैप्टर हो गया प्रोडक्ट, एक चैप्टर इंटरमीडिएटीज, और एक हो गया पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मुझे बताइए इस स्लाइड पे कितने चैप्टर हो गए? 12 चैप्टर हो गए, और शायद हो सकता है एक चैप्टर और हो सेकेंडरी मार्केट, यानी 12 से 13, 18 में से 12 से 13 क्या होंगे? जिस दिन ये स्लाइड पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि यहां से हमारे चीज क्या है? जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पे हम जो है ना अभी प्राइमरी मार्केट पढ़ सकते हैं ना क्या पढ़ सकते हैं। रीजन ये है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज की? इंस्ट्रूमेंट की, सिक्योरिटीज की। पहले हमें यह तो पता रहे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसका नेचर बेसिकली क्या है। तो ये जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है, बताइए वो मिलेंगे कहां पे? मार्केट में ही, हां या ना? तो मार्केट हमारे पास कितने तरह के हैं? कहा कि मार्केट आपके पास 2 है। क्या नाम है?
मनी मार्केट और, तो कहा कि वो प्रोडक्ट, वो सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट जो किस मार्केट में मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और वो प्रोडक्ट जो हमें कहां मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे। ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये फिर प्रोफेशनल में ना मनी मार्केट है ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका मतलब हमें जो जानना है वो क्या जानना है। और बताइए, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के बोलेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ कितनी हो या उससे ज्यादा। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब यही है कि कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का लाइफ 365 दिन का नहीं होगा। यही कुछ इंस्ट्रूमेंट आएंगे भी, तो आप देखिएगा कि कभी आप पढ़ेंगे अपने बीकॉम में या कहीं पे भी, जहां पे भी आपको पढ़ना रहेगा, तो आप देखिएगा 364 डेज तक का दिखेगा, लेकिन 365 का नहीं दिखेगा। रीजन ये है कि मनी मार्केट की उम्र ही जो है वो 1 साल से क्या होती है कम होती है। तो देखिए, पहले हम जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को देखेंगे। कौन सा प्रोडक्ट, सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। उसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फिर हम देखेंगे कि जो उसमें मदद करते वो हमारे लिए इंटरमीडिएरीज हो गए, जो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, पार्टिसिपेंट। तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल सिस्टम को ही अगर हम देखें तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही तो हमारा 80% क्या हो गया, सिलेबस। और तब इसके बाद सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये सारा कुछ हमें क्या करना रहेगा, कवर करना रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, तो उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट। तो रियल में जो आपका पहला चैप्टर है वो यहां से क्या होगा, अब हिट होगा, जिसका नाम क्या रहेगा, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, यहां पे जो बातें हमने की है वो ये है कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी, और रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल नीड हमारा। और फाइनेंशियल नीड का मतलब था कि कंपनी को या तो प्रोडक्ट बनाने थे या सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, इसके लिए उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास आइडल और सरप्लस मनी थे, जो अपने पैसे को और क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए और सही तरीके से जो है वो आपस में काम कर सके, इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या दिया, तो फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस क्या था, फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। और जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिससे आप क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, लेकिन वो कितने सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक वैसे ही यहां पे एक सिस्टम बना जिसमें बड़े सारे कंपोनेंट है, जिनके 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएरीज और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसको इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो ये 4 थे, इसमें से एक कंपोनेंट हमने उठाया, कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया। ये पूरा एस्पेक्ट कब डिस्कस होगा, जब हम 9 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के 5 चैप्टर्स और आपके जो है वो प्राइमरी मार्केट के भी तकरीबन 4-5 चैप्टर, तब जाकर के वो खत्म माना जाएगा। फिर हमने कहा कि जो हमारे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिनको हम सिक्योरिटीज और क्या बुलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपका शॉर्ट टर्म नीड पूरा होगा, जो 1 साल से क्या होगा, कम दिनों का। क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं उतना ज्यादा, इसलिए हमने उसको नहीं, बल्कि किसके बारे में बात की, कैपिटल मार्केट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आपका 1 साल या उससे ज्यादा दिनों का फाइनेंशियल नीड क्या होगा, पूरा होगा। अब ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे हम उसको बाइफर्केट करेंगे। आप शेयर्स का नाम सुनते हैं, आप प्रेफरेंशियल शेयर्स का नाम सुनते हैं, डेरिवेटिव्स का नाम सुनते हैं, बॉन्ड का नाम, आप ऑप्शन का नाम सुनते हैं, फ्यूचर का नाम, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बड़ी सारी बातें हैं। ये सारा का सारा कुछ आपका कहां डिस्कस होगा, ये सब डिस्कस होगा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आप मार्केट से क्या ले पाएंगे, पैसे रेज कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए हम इंडिया के बाहर से फंड रेज करना चाहें, कहा, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट भी वैसा होगा। तो वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जो कैटेगराइजेशन है, प्योर, हाइब्रिड, डेरिवेटिव, ये एग्जैक्टली है क्या, और ये शेयर, डिवेंचर वगैरह किस कैटेगरी में आते हैं, तो इन सब का जवाब मिलेगा आपको आपके
नेक्स्ट एपिसोड में जो अभी अभी स्टार्ट होगा। चलिए, तो फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। यहां तक के चीजों को बस अच्छे से देख के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।